नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन ने जंतु कोशिका को समझ लिया था और आज अपन बात करेंगे पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका को समझना है तो देखते हैं अपन पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो जो पादप कोशिका होगी, पादप कोशिका में सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति होती है और कोशिका भित्ति के बाहर मध्य पट्टिका पाई जाती है, जिसका निर्माण एक प्रकार से कोशिका भित्ति से ही होता है। जो मध्य पट्टिका होगी, ये मध्य पट्टिका दो पादप कोशिकाओं के मध्य जब संबंध बनता है या जब दो पादप कोशिकाएं जुड़ेगी आपस में, तो उनके मध्य पट्टिका देखने को मिलेगी। एक सिंगल कोशिका के अंदर मध्य पट्टिका नहीं देखी जा सकती। मध्य पट्टिका एक तरह से सीमेंट का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसे सीमेंटिक लेयर भी कहते हैं। दो पादप कोशिका के मध्य का संबंध प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। ये मध्य पट्टिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। जैसा कि आपको पता होगा, कच्चे फल हमेशा कठोर होते हैं और हरे रंग के होते हैं। कच्चे फलों का कठोर होना, हरा होना वो मध्य पट्टिका की वजह से होता है। जब पके हुए फल रसीले और पिलपिले हो जाते हैं क्योंकि उनमें मध्य पट्टिका नहीं पाई जाती, मध्य पट्टिका टूट जाती है और मध्य पट्टिका टूट जाती है, इसी वजह से वह रसीले व पिलपिले हो जाते हैं। मध्य पट्टिका की वजह से वह कठोर होते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, इसलिए कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका, जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका सभी के अंदर कोशिका झिल्ली देखी जाती है। कोशिका झिल्ली फोस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्शन करती है किसको जाना है, किसको रोकना है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। उस तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं और इसी कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं। कोशिका द्रव्य में सबसे ज्यादा स्थान रिक्तिका घेरे हुए होती है, यानी रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होगी या फिर एब्सेंट होती है। इस रिक्तिका की वजह से केंद्रक परिधि की ओर चला जाता है और इस केंद्रक में वही संरचना होगी जो जंतु कोशिका में देखी थी। इसमें केंद्रक को केंद्रक झिल्ली घेरे हुई होगी और केंद्रक के अंदर जो द्रव बना हुआ होगा केंद्रक द्रव कहलाता है और इस द्रव्य के अंदर क्रोमेटिन जालिका बिखरी हुई होती है। क्रोमेटिन जालिका, ये क्रोमेटिन जालिका भी दो प्रकार से दिखाई देगी जब अपन इसको अभिरंजित करेंगे। अभिरंजित करने के लिए एसिटोकार्बिन या फ्यूल जेल अभिरंजक को काम में लिया जाता है। यह हिमेटॉक्सिलिन जैविक अभिरंजक को भी काम में लिया जाता है। जब इस हिमेटॉक्सिलिन जैविक अभिरंजक को डाला जाएगा, केंद्रक को अभिरंजित किया जाएगा, तो इसमें इस क्रोमेटिन जालिका में दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देंगे, एक तो डार्क क्षेत्र, एक हल्का क्षेत्र। डार्क वाला हेटेरोक्रोमेटिन, लाइट वाला यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्षेत्र में डीएनए की अधिकता होगी, हेटेरोक्रोमेटिन क्षेत्र में डीएनए की अधिकता नहीं पाई जाती, यहाँ पर प्रोटीन की अधिकता मिलती है। यूक्रोमेटिन में डीएनए की अधिकता मिलती है। इसके अलावा इसमें केंद्रिका पाई जाती है और ये सभी संरचनाएं मिलकर ही केंद्रक का निर्माण करती है। इसके अलावा इस कोशिका द्रव्य के अंदर हरित लवक पाया जाएगा जो पादप कोशिका की मुख्य विशेषता होती है। पादप कोशिका में ही हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक एब्सेंट होता है। हरित लवक का कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है और पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं, जंतु परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन
दूसरों से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करेंगे। तो हरित लवक के द्वारा पादप प्रकाश क्रिया अप्रकाश क्रिया संपन्न करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों कोई अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकाओं या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के पास स्वयं का डीएनए पाया जाता है। हरित लवक के डीएनए को प्लास्टिडोम, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को माइटोडोम कहते हैं। इसी वजह से ये अपने आधे काम स्वयं कर लेगा और आधे काम केंद्रक करता है, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका कहते हैं। इन्हें कोशिका के भीतर कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए मिलता है, राइबोसोम मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो हरित लवक के अंदर जो राइबोसोम मिलेगा वो 27 राइबोसोम पाया जाता है। इसी वजह से जो यूकेरियोटिक कोशिका होगी उसमें 27 और 80 राइबोसोम पाया जाएगा। जो आरईआर होगी, इस आरईआर पर 80 राइबोसोम पाया जाता है। इसके कोशिका द्रव्य में भी 80 राइबोसोम पाया जाता है। 27 राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, 27 हरित लवक में 27 राइबोसोम स्वयं का डीएनए मिलेगा। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया वो हरित लवक को अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका या कोशिका के भीतर कोशिका कहेंगे। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में गोल्जिकाएं पाई जाती हैं। ये गोल्जिकाएं पादप कोशिका में अवधिष्ठ होती हैं, इसलिए इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ध्यान रखना, पादप कोशिका में पाए जाने वाली गोल्जिकाएं डिक्टियोसोम कहलाती हैं, जबकि जंतु कोशिका में पाए जाने वाली कोशिकाएं लाइपोकॉन्ड्रियन कहलाती हैं। जंतु कोशिका में गोल्जिकाएं को लाइपोकॉन्ड्रियन कहते हैं। जंतु कोशिका में गोल्जिकाएं को लाइपोकॉन्ड्रियन कहते हैं, क्योंकि जंतु कोशिका में गोल्जिकाएं विकसित होती हैं। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में स्क्लेरोसोम पाया जाता है, जो वसा का संश्लेषण करता है, वसा का स्टोर रखता है। और इसके केंद्रक झिल्ली से चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और आरईआर खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, आरईआर और एसीआर जुड़ी हुई होती है। ये अंतःपर्दवी जालिका एक प्रकार से कोशिका के कंकाल का निर्माण करती है, और जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होगी वह प्रोटीन का निर्माण करती है, क्योंकि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन निर्माण करना या प्रोटीन निर्माण का कार्य करना राइबोसोम को कहते हैं। केंद्रक जो होगा ये कोशिका का निर्देशक या डायरेक्टर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। इसके अलावा इसके कोशिका द्रव्य में प्रोक्सिसोम पाया जाता है। रिक्तिका पाई जाएगी जो काफी बड़ी होगी, और रिक्तिका के अंदर बड़े हुए तरल पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। और रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। आरईआर का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि आरईआर पर राइबोसोम पाया जाता है और राइबोसोम का कार्य प्रोटीन निर्माण करना होता है, इसलिए आरईआर का कार्य भी प्रोटीन का निर्माण करना होगा। एसीआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, इसका कार्य लिपिड या वसा का निर्माण करना होता है। तो अपन ने पादप कोशिका को समझ लिया, तो बात करते हैं अपन पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। तो फर्स्ट लक्षण देखेंगे अपन आकार।
पादप कोशिका बहुभुजाकार, जंतु कोशिका अंडाकार होगी। दूसरा अंतर देखते हैं अपन, केंद्रक। पादप कोशिका होगी उसमें केंद्रक आपको परिधि पर दिखाई देगा, जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने कि उसमें पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, इसी की वजह से केंद्रक परिधि की ओर शिफ्ट हो जाता है। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होगा वो केंद्र में या बीज सेंटर में प्रेजेंट होगा। अगला लक्षण देखते हैं अपन, रिक्तिका। पादप कोशिका में जो रिक्तिका होगी वो बड़ी होगी, जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित होती है रिक्तिका। हर्ट फ्लावर पादप कोशिका में प्रेजेंट होगा या उपस्थित होगा, जंतु कोशिका में एब्सेंट होगा। स्पिरोसोम पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है। स्वभाव पादप जो होंगे वो प्रकाश संश्लेषी होंगे, प्रकाश संश्लेषी या स्वकोशी, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमकोशी या परकोशी, जंतु अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, पादप पर निर्भर या दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं अगर मांसाहारी हो तो। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। तारकाय पादप कोशिका में एब्सेंट होगा, तारकाय नहीं पाया जाता पादप कोशिका में, जैसा कि अभी आपको समझाया मैंने कि पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता, बनाए नहीं अपने तारकाय, जबकि जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। तारकाय जो होगा ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो देखो आप, जंतु कोशिका भी कोशिका विभाजन करती है, पादप कोशिका भी कोशिका विभाजन करती है। तो जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन कर लेगी, लेकिन पादप कोशिका कैसे करेगी विभाजन, क्योंकि तारकाय तो एब्सेंट होगा, लेकिन इसमें जो प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, तारकाय के अंदर पाई जाती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो प्रोटीन पाई जाती है, तो इसी वजह से पादप कोशिका विभाजन करती है। जंतु कोशिका में पाया जाने वाला तारकाय के अंदर भी ट्यूबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसी की वजह से विभाजन होता है। गोल्गी डाइट पादप कोशिका में अविकसित होती है, अविकसित, इसलिए इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। जंतु कोशिका में विकसित होती है, इसलिए इसको लाइपोकॉन्ड्रियन कहते हैं। दो सेल्स के मध्य का संबंध प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। दो जंतु कोशिकाओं के मध्य का संबंध डेस्मोसोम कहलाता है। जो संचित भोजन होगा स्टार्च, जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, और जीवाणु के अंदर संचित भोजन साइनोकाइसिन स्टार्च या ओलिगोन कण होते हैं। तो ये अपन ने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस को देख लिया। इसके बाद अपन देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस। अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु कोशिका को पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने पादप कोशिका जंतु कोशिका के डायग्राम को समझ लिया। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन डिफरेंस की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं अपन दोनों में प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की। फर्स्ट अंतर देखेंगे अपन, प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य प्रकार की कोशिका होती है, यानी कि अविकसित कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो होगी वो विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होगा वह अविकसित होगा, अविकसित यानी कि उस केंद्रक को अपन केंद्रकाभ कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक एब्सेंट होता है, इसी की वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिका को असीम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। विकसित
केंद्रक उपस्थित। यूकेरियोटिक कोशिका में विकसित केंद्रक उपस्थित होता है, इसलिए यूकेरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्र की कोशिका भी कहते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होगा, जो बाह्य आवरण होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज, कवक में काइटिन, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। श्वसन या एटीपी निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम में होगा। बताया था मैंने आपको कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान मीजोसोम कार्य करता है, और वही काम यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। दोनों को एक दूसरे के समजात माना जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तारकाय, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, लाइसोसोम, गोल्जिकाय, तारकाय, तो ये सभी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होंगे। कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में 0+1 व्यवस्था पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में 9+2 कशाभिका की व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें जो सूक्ष्म तंतु होंगे ना, वो एक सूक्ष्म तंतु या एकल फ्लैजिलिन प्रोटीन के द्वारा सूक्ष्म तंतु बना होगा, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 9 तंतु परिधीय होंगे और 2 तंतु केंद्रीय होंगे, इसलिए 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। तो अपन जब कशाभिका पढ़ेंगे कोशिकाओं के अंदर, तब देखेंगे 9+2 किस प्रकार व्यवस्थित होंगे सूक्ष्म तंतु। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में 80S 70S भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम मिलेगा। इसके अलावा हरित लवक में भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जीवाणु कोशिका के अंदर अपन ने प्लाज्मिड बनाया था। इस प्लाज्मिड का काम जीन स्थानांतरण में या प्रतिरोधकता प्रदान करना होता है जीवाणु को। N2 स्थिरीकरण प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होगा, यानी N2 स्थिरीकरण प्रोकैरियोटिक कोशिका करती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। लैंगिक जनन जो होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका लैंगिक जनन के स्थान पर लैंगिक पुनर्जनन दर्शाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन उपस्थित होता है। लैंगिक जनन का मतलब नर और मादा भिन्न भिन्न, यानी युग्मकों का निर्माण होना, निश्चयन होना और युग्मनज का बनना और युग्मनज के द्वारा भ्रूण का बनना। यानी इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में सिंगल जनक के द्वारा लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, इसमें नर और मादा की भागीदारी होती है। इसके अलावा कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए लूप के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन जालिका के रूप में, क्रोमेटिन जालिका या गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। डीएनए उपस्थित। डीएनए उदासीनीकरण पॉलीएमिन प्रोटीन पाई जाती है,
यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए को उदासीन करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली की मोटाई 50 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 75 एंगस्ट्रॉम की मोटाई देखने को मिलेगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो इसके अंदर जीवाणु, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले शैवाल, माइकोप्लाज्मा। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पादप कोशिका व जंतु कोशिका होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन कोशिका में यानी जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक